है गाइस, चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं मोल कॉन्सेप्ट का आल फार्मूला रिवीजन। तो सबसे पहले हम देखते हैं फाइंड मोल। मोल को कैसे हम फाइंड करेंगे। तो इसमें पहला हमारा फार्मूला है नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वेट जो हमको दिया रहेगा क्वेश्चन, उसको मॉलिक्यूलर वेट से हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे फाइंड हो जाएगा। उसके बाद सेकंड फार्मूला हमारा आता है गिवन नंबर। जो नंबर हमको क्वेश्चन में दिया रहेगा उसको हम 6.022 इंटू 10⁻⁻23 से हम डिवाइड कर देंगे, तब भी हमारा मोल से मिल जाएगा। जब वेट दिया रहेगा हम तो मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करेंगे, और नंबर दिया रहेगा तो 6.022 इंटू 10⁻23 से डिवाइड करेंगे। इसको हम आवोगाद्रो नंबर के भी नाम से जानते हैं। इसको हम जब ऑल फिजिकल स्टेट जब दिया रहेगा सॉलिड लिक्विड किसी में भी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, ये हमारा जनरल फार्मूला है। लेकिन अगर गैस के टर्म में हमको दिया गया है और हमको नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना है तो हम पीवी इक्वल टू आरटी के हिसाब से इसको करेंगे। जो हमारा गैस लॉ का इक्वेशन है उसके हिसाब से करेंगे। और जैसे वॉल्यूम ऑफ एसटीपी इन लीटर में दिया है तो उसको हम 22 इंटू 4.4 से हम डिवाइड करेंगे, तब हमारा यहाँ से मोल फाइंड हो जाएगा जब गैसीय स्टेट में दिया रहेगा। उसके बाद सेकंड हम देखते हैं ओनली फॉर ये गैस के लिए है। सेकंड हम देखते हैं हमको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जैसे फाइंड करना रहे तो उसके लिए हम देखते हैं जैसे एटम्स फाइंड करना है। एटम्स सपोज एटम करना है और AX/BY के टर्म में हमको इक्वेशन दिया है, तो हम नंबर ऑफ एटम इक्वल टू x प्लस वाई, यहाँ का जो इसको काफी अपना डिवाइडेंट है उसको हम लेंगे x प्लस वाई इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ AX प्लस BY लेंगे। ऐसे सेकंड अगर सिंगल A का निकालना रहेगा तो ये x से मल्टीप्लाई करके इसका नंबर ऑफ टोटल मॉलिक्यूल्स का रखेंगे, और B का रखना रहे तो B का y रखेंगे और इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रखेंगे। फिर उसके बाद हमारा आता है जेड नंबर ऑफ एलिमेंट निकालना रहेगा तो उसको ZIXI से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ AX/BY, ए इसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा, ये इसका मास नंबर हो जाएगा। जैसे H का दिया रहेगा 1H1 तो यहाँ पे 1 रखेंगे, फिर यहाँ पे 1 रखेंगे। 1H2 रहेगा तो 1 2 रखेंगे। ठीक दोस्तों, उसके बाद हम देखते हैं अपना अगला फार्मूला। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करना रहेगा तो ZAXA प्लस ZDBXB प्लस ZDC या XC ऐसे करके आगे होगा। फिर उसके बाद नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ AX/BY कर देंगे। प्रोटॉन के लिए सेम, जो इलेक्ट्रॉन हम निकाल लेंगे वही प्रोटॉन का फार्मूला हमारा हो जाएगा। और न्यूट्रॉन के लिए A-Z कर देंगे। A-Z आप समझते हैं, जैसे H दिया है ये उसका Z हो जाएगा, ये इसका A हो जाएगा। A-Z कर देंगे इंटू XI से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो हमारा नंबर ऑफ एटम होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो, और फिर उसके बाद नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स AX/BY से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यहाँ पे फाइंड हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए एटम का नंबर दिया है और यहाँ पे एटॉमिक नंबर दिया है। एटॉमिक मास ए जो हो गया एटॉमिक मास हो गया, बी जो हो गया एटॉमिक नंबर हो गया। तो चलिए आगे हम अपना देखते हैं नेक्स्ट फार्मूला। यहाँ पे नेक्स्ट फार्मूला हमारा जैसे C3O2, यहाँ पे हमारा इसका एग्जांपल दिया गया है तो C3O3 का हम एग्जांपल देखते हैं। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करते हैं। जैसे ZIXI हमको दिया है, ZI इसका हो जाएगा, कार्बन का Z हो जाएगा, एटॉमिक मास नंबर हो जाएगा 6 और 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये जो XI है 3 से, यही XI जो है हमारा 3 है, और X2 जो है ये 2 है, O2 में 2 है। तो उसके बाद ऑक्सीजन का कितना होता है एटॉमिक नंबर 8 होता है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि यहाँ पे 2 है, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ AX/BY इसको कर देंगे तो हमारा 32 आ जाएगा। फिर उसके बाद न्यूट्रॉन के लिए कार्बन का कितना होता है 6 और 12, तो 12 माइनस 6 इंटू 3 कर देंगे। फिर ऑक्सीजन का 8 और 16 होता है तो 16 माइनस 8 इंटू 2 कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा इसका न्यूट्रॉन फाइंड हो जाएगा। सो गाइस आगे हम देखते हैं अपना नेक्स्ट फार्मूला जो हमारा है आयन को गिवन, जैसे आयन गिवन है उसके लिए हम निकालेंगे, जैसे चार्ज गिवन है उसके लिए हम निकालेंगे प्रोटॉन न्यूट्रॉन। तो जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालने के लिए ZIXI इंटू नंबर ऑफ जो आयन दिया रहेगा उसको कर देंगे। सेम फार्मूला यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स था वहाँ पे हम सिर्फ उसके चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो उसके बाद हम देखते हैं चार्ज ऑफ आयन, जो नंबर दिया रहा है N दिया रहा है और उसके बाद नंबर ऑफ आयन्स और मल्टीप्लाई कर देंगे 1.6 इंटू 10⁻19 से। ये हमारा जो होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज नंबर होता है। कीटायन के लिए हम पॉजिटिव होता है तो यहाँ पे माइनस कर देंगे इस फार्मूले में, और एनायन के लिए हमारा निगेटिव होता है तो यहाँ पे पॉजिटिव कर देंगे। सेम फार्मूले सब है, बस एप्लीकेशन अलग अलग है दोस्तों। उसके बाद सेकंड हम नेक्स्ट फार्मूला अपना देखते हैं। जैसे 1 मोल गैस कंटेन किया है तो 22.4 वॉल्यूम ऑफ एसटीपी होता है। सेकंड हमारा होता है 1 मोल मॉलिक्यूल्स कंटेन वेट इक्वल टू जो होता है वो मॉलिक्यूलर वेट के इक्वल होता है। उसके बाद 1 मोल स्पीसीज कंटेन जो होता है 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ स्पीसीज होता है। चलिए फिर अपना नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं हम। जो दिया है इन केस ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड एंड वॉल्यूम इज गिवन। अगर वॉल्यूम हमको गिवन है और हमको यहाँ पे लिक्विड और सॉलिड दिया है तो मास निकालेंगे, उससे हमको वॉल्यूम मिल जाएगा। मास जो होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है, और फिर उसके बाद मोल बराबर मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होता है, यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे।
सेकंड फार्मूला हम देखते हैं उसके बाद, इनकेस आप गैस के लिए हमने आपको बताया PV/RT कर देंगे, और STP दिया रहेगा तो 22.4, और STP अगर लीटर में है तो 22.4, और अगर ml में है तो 22,400 से डिवाइड कर देंगे। फिर उसके बाद देखते हैं एटॉमिक मास नंबर जो होता है P+N, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम के बराबर होता है एटॉमिक मास, जिसको हम A से डिनोट करते हैं। उसके बाद हमारा वेट ऑफ वन मॉलिक्यूल जो होता है उसको AMU में रिप्रेजेंट करते हैं। AMU एटॉमिक मास यूनिट इसको हम कहते हैं, और एक AMU बराबर होता है 1/NA। 1/NA जो होता है ये अवोगाद्रो नंबर है, इसको 6.022 × 10⁻33 मतलब 6.22 × 10⁻23 कहते हैं। इसको हम डिवाइड करेंगे तो 1.66 × 10⁻24 ग्राम में आ जाएगा। फिर उसके बाद एटॉमिक एवरेज वेट हम देखते हैं, तो इसको AIXI/XI मतलब A1X1 प्लस A2X2, यहाँ पे X2 रहेगा, A1X1 A2X2/X1 प्लस X2 रहेगा। A1 जो है हमारा एटॉमिक वेट है, और X1 और X2 जो है हमारा वेट है, और मोल फ्रैक्शन भी दिया रहेगा, मोल ऑफ आइसोटोप दिया रहेगा, नंबर ऑफ, इस सब पे वैलिड है, ये फार्मूला सब पे वैलिड है, आप किसी भी इसका यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम अगला देखते हैं मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट जो होता है ये हमारा होता है सम ऑफ द एटॉमिक वेट ऑफ एटम प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल्स। उसके बाद वेट ऑफ वन मॉलिक्यूल्स, वेट ऑफ 1 AMU इक्वल टू वेट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 1 AMU। इसका रिप्रेजेंट करने का तरीका है वेट ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम, सेम फार्मूला ये भी है। उसके बाद अगर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिक्सचर दिया रहे तो यहाँ पे A1 की जगह जो है दोस्तों हम M1X1 कर देंगे प्लस M2X2 कर देंगे अपन X1 प्लस X2 कर देंगे। M1 जो है मॉलिक्यूलर वेट है हमारा। उसके बाद अगर डेंसिटी के टर्म में हमसे आपसे एवरेज वेट पूछ रहा है तो उसके बाद DRT/P, डेंसिटी ये हमारा गैस कांस्टेंट R हो गया, फिर टेम्परेचर हो गया जिसको हम केल्विन या डिग्री सेल्सियस जिसमें दिया रहेगा उसको लेंगे, वैसे केमिस्ट्री में सब केल्विन में यूज करते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारा प्रेशर हो जाएगा, फिर उसके बाद टोटल प्रेशर हो जाएगा। फिर उसके बाद मॉलिक्यूलर वेट जो होता है, अगर इसको हम डेंसिटी को वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट में रिप्रेजेंट कर देंगे तो वेट अपान वेट इंटू R इंटू T/PV हो जाएगा। यहाँ पे हमारा देख सकते हैं जहाँ पे वेयर हमारा W है टोटल मास ऑफ गैस मिक्सचर होता है, P जो है हमारा टोटल प्रेशर ऑफ गैस मिक्सचर है, और V है जो होता है टोटल वॉल्यूम ऑफ दिस। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर टॉपिक आता है यहाँ पे एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला, एक बात जानिए मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है केमिस्ट्री में सिर्फ हमको वेट फाइंड करने के लिए बताता है, तो इसको देखिए। फिर उसके बाद देखिए एम्पिरिकल फार्मूला जो होता है मिनिमम मोलर रेशियो ऑफ एटम इन मॉलिक्यूल्स, ये जो होता है मिनिमम मोलर रेशियो, जैसे हमको दे दिया है C6H12O6, इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे मिनिमम सिंपल रेशियो में, इसको हम 6 से डिवाइड कर देंगे तो CH2O2 आ जाएगा, ये O आ जाएगा, ये हमारा ग्लूकोज का सिंपल मोलर रेशियो हो जाएगा। फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है एक्चुअल सिंपल मोलर रेशियो इन मॉलिक्यूल्स, और मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है N इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। हमको यहाँ पे एम्पिरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर दिया है और नंबर ऑफ मोल्स पूछ रहा है तो N बराबर वेट अपॉन मॉलिक्यूलर फार्मूला अपॉन वेट ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला आप फाइंड करके यहाँ पे पुट कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट हम अपना देखते हैं मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूट फाइंड करने के लिए वेट अपॉन टोटल वेट इंटू 100, और मास ऑफ सॉल्वेंट पता करने का W2 मतलब वेट ऑफ सेकेंड और अपॉन टोटल वेट इंटू 100 कर देंगे। W1 जो होता है हमारा सॉल्यूट का वेट है, और W2 जो होता है हमारा सॉल्वेंट का वेट है। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं अगर जैसे यहाँ पे दिया है x% W/W ऑफ सोल्यूशन, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। x को हम मल्टीप्लाई कर देंगे इस W के साथ, परसेंट को मल्टीप्लाई कर देंगे इस W के साथ, तो हमारा क्या हो जाएगी S ग्राम सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। S ग्राम सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूट। तो यहाँ पे मास ऑफ सोल्यूट x ग्राम हो गया, मास ऑफ सोल्यूशन 100 ग्राम हो गया, मास ऑफ सॉल्वेंट 100 माइनस x कर देंगे, सॉल्वेंट को पता चल जाएगा। और इसको देखिए x ग्राम सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन वॉल्यूम दिया है। उसके बाद हमारा देखिए तीसरा आता है x ml ऑफ सोल्यूशन प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन, x मतलब x ml ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। तो इसको पढ़ने का तरीका आपको आना चाहिए, हम पहले से मल्टीप्लाई दूसरे का दूसरे से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा पढ़ने का इजी अप्रोच है। फिर उसके बाद हम सेकंड देखते हैं अपना मास परसेंट ऑफ सोल्यूट जो होता है 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में कितना सोल्यूट प्रेजेंट है। पीपीएम जो होता है हमारे 10⁻6 इंटू 10⁻6 ग्राम सोल्यूशन में कितने सोल्यूट प्रेजेंट है। पीपीपी जो होता है 10⁻9 ग्राम में कितने सोल्यूट प्रेजेंट है। जो मास परसेंट है वो 100 में कितना प्रेजेंट है। पीपीएम जो है 10⁻6 में कितना सोल्यूट प्रेजेंट है, और पीपीबी जो है 10⁻9 में कितना ग्राम सोल्यूट प्रेजेंट है। आगे हम देखते हैं अपना मास परसेंट। मास परसेंट जो होता है मास परसेंट ऑफ सोल्यूट अपॉन मास परसेंट ऑफ सोल्यूशन इंटू 100 होता है। पीपीएम जो होता है मास परसेंट ऑफ सोल्यूट मास परसेंट ऑफ सोल्यूशन, यहाँ पे 10⁻2 था, यहाँ 10⁻6 हो जाएगा, पीपीबी में 10⁻9 हो जाएगा।
ये अपना रिलेशन पीपीएम पीपीबी में मास परसेंट के टर्म में दिया गया है। उसके बाद हमारा सेकंड आता है, उसके बाद अगला मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, एक्स से डिनोट करते हैं, इसको पहले एन का ले लेंगे अपन टोटल ले लेंगे। फिर उसके बाद मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, N2 को ऊपर ले लेंगे सॉल्वेंट वाला, फिर Na प्लस N2 कर देंगे। Na जो होता है मोल, Na जो है हमारा यहाँ पे हम इसको सपोज किए हैं, Na जो है हमारा मोल ऑफ सॉल्यूट है और N2 जो है मोल ऑफ सॉल्वेंट है। तो जैसे सॉल्यूट का पूछा तो Na ऊपर कर दीजिए, बाकी टोटल नीचे कर दीजिए। फिर सॉल्वेंट पूछा है तो N2 ऊपर कर दीजिए, टोटल नीचे कर दीजिए। ये हमारा हो जाएगा मोल फ्रैक्शन निकालने का। उसके बाद हम देखते हैं मोल परसेंट ऑफ सॉल्यूट। अगर परसेंट में दिया रहेगा तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस बात खत्म। जो हमारा मोल का रेशियो होता है वही हमारा मोल फ्रैक्शन का रेशियो होता है। और x1 प्लस x2 ये जो हमारा मोल फ्रैक्शन है ये 1 के बराबर होता है। अगर हमको इसमें से एक भी पता है तो अब सेकंड वाला निकाल लेंगे। जैसे x1 दिया है वैल्यू तो इसको हम x1 को इधर लेके चले जाएंगे, 1 से माइनस कर देंगे, x2 पता चल जाएगा। ये हमारा अप्रोच है करने का। फिर उसके बाद हमारा आता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट अगर गिवन है तो हमें यह पता होना चाहिए कि ये मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट आल्सो गिवन है। अगर हमको सॉल्यूट में और सॉल्वेंट में कुछ गिवन है तो हमको यह पता होना चाहिए कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट आल्सो गिवन है और मोलर रेशियो ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट का गिवन है हमको प्रीवियस फार्मूले से। फिर उसके बाद हम देखते हैं अपना आता है मोलैलिटी। मोलैलिटी को हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। मोलैलिटी जो होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपन मास ऑफ सॉल्वेंट जो होता है केजी में होता है। अगर इसको हम ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे तो 10³ को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे सॉल्वेंट को हम क्या करते हैं, मास ऑफ सोल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट। अगर सोल्यूशन में से सॉल्यूट को घटा देंगे तो हमारा सॉल्वेंट यहाँ पे आ जाएगा। और डेंसिटी के टर्म में लिखेंगे तो मास को क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। यहाँ पे वॉल्यूम और डेंसिटी दोनों का टर्म आ जाएगा। फिर उसके बाद आता है हमारा मोलैलिटी एंड मोलैलिटी, मतलब कैपिटल एम स्मॉल एम में क्या मतलब रिलेशन है। तो मोलैलिटी इक्वल टू स्मॉल एम इक्वल टू 100 इंटू कैपिटल एम अपॉन 1000 इंटू डी माइनस कैपिटल एम मोले तो मोलैलिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। ये हमारा फार्मूला है, इसको हम डायरेक्ट क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं। इससे हमारा मॉलिक्यूलर मोलैलिटी एंड मोलैलिटी में दोनों में हमको फाइंड कर मिल जाएगा रिलेशन। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है। उसके बाद अगर हमसे पूछा जाए मोलैलिटी को मतलब x ग्राम सॉल्यूट और x ग्राम सॉल्वेंट इंटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, यहाँ पे हमको मोल फ्रैक्शन दिया है और मोलैलिटी पूछेगा तब हम ये फार्मूला लगाते हैं। उसके बाद अगर x% W/W दिया है और हमसे मोलैलिटी पूछ रहा है तो ये फार्मूला यूज करेंगे। और x% W/Y भी दिया है और डेंसिटी के टर्म में दिया है तो हम इसके लिए ये फार्मूला यूज करेंगे। ये आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा, जिसके लिए आप शॉर्ट कर यूज कर सकते हैं। और डायरेक्ट फार्मूला नहीं तो आप वैसे भी इसको निकाल सकते हैं। मेन फार्मूला आप ये याद रखिएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, इससे आप सब कुछ डिराइव कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा मोलैलिटी। मोलैरिटी को कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। इसके मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर होता है। वहां पे यहाँ पे सॉल्वेंट था, मोलैलिटी में यहाँ पे सॉल्वेंट था, यहाँ पे लेकिन सोल्यूशन होगा, आप इसको याद करिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे भी मास परसेंट अगर गिवन है और डेंसिटी गिवन है तो ये फार्मूला अप्रोच कर देंगे। या W/W गिवन है तो ये फार्मूला x इंटू 10 इंटू डी अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, और यहाँ पे WY भी दिया है तो x इंटू 10 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट कर देंगे। जो x जो है हमारा दोस्तों, ये x जो है सॉल्यूट का मास ऑफ सॉल्यूट गिवन होता है हमें, ये हमारा सॉल्यूट का है। फिर उसके बाद देखते हैं नॉर्मेलिटी तो हमें ज्यादा करके उसमें वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में पढ़ना रहता है, लेकिन यहाँ पे एक फार्मूले आप दो फार्मूले नॉर्मेलिटी का देख सकते हैं। नॉर्मल नंबर ऑफ गिवन ऑफ इक्विवेलेंट सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये हमारा नॉर्मेलिटी का जनरल अप्रोच करने का फार्मूला है। और उसके बाद नॉर्मेलिटी और मोलैलिटी में एक फार्मूला होता है, नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलैलिटी इंटू एन फैक्टर। मोलैलिटी दिया रहेगा और एन फैक्टर निकाल के मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा नॉर्मेलिटी आ जाएगा। फिर उसके बाद आता है हमारा स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जैसे N1, यहाँ पे जैसे कोई नंबर दिया है N1A प्लस N2B इक्वल टू N3AB, ये हमारा जनरल एक रिएक्शन है। तो रिएक्शन पहले हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले रिएक्शन को बैलेंस कर लेंगे। बैलेंस करने के बाद जो हमारा मोल इसका निकाल लेंगे, जैसे इसका जो दिया होगा उसका मोल निकाल लेंगे, इसका जो दिया रहेगा इसका मोल निकाल लेंगे। तो मोल अपॉन कोएफिशिएंट, ये N1 N2 जो है कोएफिशिएंट है तो इससे डिवाइड कर देंगे। पहले रिएक्शन को बैलेंस करेंगे फिर मोल अपॉन कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे। तो मोल अपॉन कोएफिशिएंट, मोल अपॉन ये देखिए मोल अपॉन कोएफिशिएंट, इसका मोल निकाल लेंगे, इस कोएफिशिएंट, इसका मोल, इसका कोएफिशिएंट, सबको इक्वल कर देंगे। ये हमारा स्टोइकियोमेट्रिक आ जाएगा कोएफिशिएंट। इफ सैंपल ऑफ इम्प्योर फॉर्म ऑफ द कंपाउंड पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन, अगर जैसे परसेंट प्योरिटी हमको निकालना है, परसेंट प्योरिटी के लिए मास ऑफ प्योर कंपाउंड और मास ऑफ सैंपल इंटू 100 कर देंगे तो ये हमारा परसेंट प्योरिटी का फार्मूला आ जाएगा। फिर उसके बाद हम देखते हैं परसेंट यील्ड। परसेंट यील्ड को निकालने के लिए एक्चुअल जो होगा हमारा और थ्योरेटिकल जो होगा। एक्चुअल जो हमको
एक्चुअल आर रियल आर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट फॉर ऑलवेज गिवन होगा। जो एक्चुअल होता है हमको ऑलवेज गिवन रहेगा, और जो थ्योरेटिकली वैल्यू होता है वो हमको निकालना पड़ेगा। तो परसेंटेज अगर कभी भी पूछे तो हमको एक्चुअल ये वाला ऊपर वाला दिया रहेगा, नीचे वाला हमको फाइंड करना पड़ेगा थ्योरेटिकल, और इंटू से मल्टीप्लाई कर देंगे। और थ्योरेटिकल हम फाइंड कर सकेंगे आप एक क्वेश्चन के थ्रू देख सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है 1 मोल ऑफ ए एंड 1 मोल ऑफ बी रिएक्ट टू ईच अदर। दोनों 1 मोल ऑफ ए है और 1 मोल ऑफ बी है, दोनों एक दूसरे से रिएक्ट कर रहे हैं। और एक्सपेरिमेंटली फॉर्म 0.7, देखिए यहाँ पे एक्सपेरिमेंटली डाटा मतलब एक्चुअल डाटा दिया गया है 0.7 मोल ऑफ ए बी। यहाँ पे बोल रहे हैं हमको परसेंट यील्ड फाइंड करना है। तो ए का 1 मोल दिया है, बी का 1 मोल दिया है, ए बी का 0 बनेगा t इक्वल टू 0 पे, और t इक्वल टू 1 पे ये 0 ये 1 बन जाएगा। तो परसेंट यील्ड एक्सपेरिमेंटली वैल्यू अपॉन थ्योरेटिकल वैल्यू इंटू 100 ये फार्मूला है। तो एक्सपेरिमेंटली वैल्यू हमको 0.7 यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है, और उसके बाद थ्योरेटिकली वैल्यू हमारा 1 आ रहा है, यहाँ से इंटू 100 कर देंगे तो 70% हमारा यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद हमारा लास्ट हेडिंग आती है जो हमारा है लिमिटिंग रीजन का। एक बात आप जानिए, लिमिटिंग रीजन और स्टोइकियोमेट्री में काफी मतलब होता है कि जैसे क्वेश्चन आ जाता है तो हमको पता नहीं चल पाता यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट यूज होगा या लिमिटिंग रीजन का कॉन्सेप्ट यूज होगा। आप ये ध्यान दीजिएगा, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का अगर क्वेश्चन आता है तो वहां पे सिर्फ या तो हमको n1 a का वैल्यू गिवन होगा या तो n2 b का, दोनों में से एक का ही गिवन होगा, एक हमको फाइंड करना रहेगा। लेकिन लिमिटिंग रीजन की ये खासियत है, लिमिटिंग रीजन में हमें दोनों का वैल्यू गिवन होगा, ये हमारा लिमिटिंग रीजन करने का अप्रोच है। तो हमको लिमिटिंग रीजन का क्वेश्चन में सबसे पहले हम रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, कोई भी चाहे स्टोइकियोमेट्रिक हो चाहे लिमिटिंग रीजन हो, दोनों में सबसे पहले ये करेंगे कि हम इसका बैलेंस करेंगे, इसका रिएक्शन। उसके बाद सेकंड जो होता है हमारा मिनिमम 2 रिएक्टेंट की वैल्यू गिवन होगी, इसमें मतलब 2 के रिएक्टेंट की वैल्यू जो आपको बताया हमने वो गिवन होगी। उसके बाद थर्ड क्या होता है, मोल अपॉन कोएफिशिएंट का रेशियो निकाल लेंगे। मोल अपॉन कोएफिशिएंट रेशियो में जिसका कोएफिशिएंट रेशियो छोटा आ रहा है, जैसे 2/1 कर देंगे, 2/3 कर देंगे, तो 2/3 की वैल्यू हमारी जो होगी वो छोटी आएगी, तो हमारा लिमिटिंग रीजन हो जाएगा। तो लिमिटिंग रीजन वाला वो ले लेंगे मोल अपॉन कोएफिशिएंट, और फिर उसके बाद जो हमारा फाइनल वैल्यू आ रहेगा उसका मोल अपॉन कोएफिशिएंट लेके इक्वल कर देंगे, तो हमारा यहाँ पे फार्मूला आ जाएगा। तो ये हमारा लिमिटिंग रीजन का कॉन्सेप्ट है, और यहाँ पे हमारा टोटल खत्म होता है मूल कॉन्सेप्ट की ऑल फार्मूला। थैंक यू।